दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये सीरीज आखिर देखने से कैसे बच गई। 2023 में आई इस तमिल सीरीज का नाम है द विलेज, जिसमें थ्रिलर तो कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके अंदर टोटल 6 एपिसोड्स हैं और ये सभी हमने अपने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस शानदार थ्रिलर सीरीज को। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहां कुंथुगुड़ी गांव से एक बस गुजर रही होती है, जिसमें सेतु नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी और बाकी रिश्तेदारों के साथ दूसरे गांव जा रहा होता है। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। जब वो बस ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है तो ड्राइवर देखता है कि रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है, जिसको उठाने के लिए बस के अंदर के सभी मर्द लोग जाते हैं, पर वो सब उस पेड़ को टच से मस नहीं कर पाते। इसलिए सेतु ये सजेस्ट करता है कि उन्हें कटियाल गांव के रास्ते से होते हुए शहर जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसकी पत्नी को कुछ भी हो सकता है। सब लोग पहले तो थोड़ा सा झिझकते हैं, पर वो सब सेतु और उसकी परेशानी को देखते हुए उस रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उस बस को झाड़ियों के पीछे से देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ही उस पेड़ को जानबूझकर उस रास्ते के बीच में रखा हो। जब सेतु ये बात अपनी पत्नी को आकर बताता है कि वो कटियाल गांव के रास्ते से होकर शहर जाएंगे, तो उसकी पत्नी डर जाती है, पर सेतु उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बस उस रास्ते पर चल पड़ती है। अब वो बस कटियाल गांव के अंदर एंटर करती है। ये गांव बिल्कुल सुनसान, इंसानों से उजड़ा हुआ और एक डरावना गांव था। तभी अचानक उस बस के आगे एक आदमी आता है और वो उस बस से टकराकर दूर गिर जाता है। फिर सेतु और ड्राइवर उस आदमी को देखने के लिए बाहर जाते हैं। जब सेतु उस आदमी को देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब से फफोले पड़े हुए थे। उस इंसान को देखने पर उसे याद आता है कि इस इंसान को पहले भी उसने अपने गांव में देखा है। पर तभी एक धारदार हथियार ऊपर से आता है और सीधा ड्राइवर की गर्दन धड़ से उड़ा देता है। और फिर हम 4 लोगों को देखते हैं जो दिखने में राक्षस जैसे लग रहे थे और वो जानवरों जैसे शोर भी मचा रहे थे। फिर ये चारों लोग बस के अंदर बैठे सभी लोगों को काट पीट कर बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। माला अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख बहुत रोने लगती है, पर वो राक्षस आखिर में माला को भी जान से मार देते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम सिंगापुर के काफी अमीर और पैरालाइज फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन प्रकाश को देखते हैं। तभी हम फरहान नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसको प्रकाश ने एक खास मिशन के लिए हायर किया था और उसके इस मिशन में उसके साथ 3 लोग और शामिल थे। फिर प्रकाश फरहान को अपना मिशन समझाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें कटियाल गांव में जाना है, वही गांव जिसको हमने सीरीज की शुरुआत में अभी देखा था। प्रकाश फरहान से कहता है कि तुम्हारे साथ उस गांव में साइंटिस्ट की एक टीम भी जाएगी। वो वहां से फैक्ट्री और सॉइल के कुछ सैंपल्स इकट्ठा करेंगी और उन सैंपल्स को वापस सेफली लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और तुम्हारी टीम की होगी। प्रकाश फिर फरहान को उसकी पेमेंट दे देता है और उसके वहां जाने के लिए एयरक्राफ्ट और उसे वहां कहां लैंड करना है उसके लिए एक टेबलेट दे देता है। यहाँ प्रकाश फरहान को बताता है कि मेरा खास आदमी जगन भी तुम्हारे साथ जाएगा। पर इस बात को सुनकर जगन परेशान हो जाता है। वो प्रकाश से कहता है कि मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहता, पर प्रकाश उसे धमकाते हुए कहता है कि वो ही एक आखिरी जिंदा इंसान है जिसे उस जगह के बारे में अच्छे से पता है। अगर वो नहीं गया तो वो उसकी पत्नी को उसकी सारी सच्चाई बता देगा। अब ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके चलते जगन उस भयानक गांव में जाने के लिए तैयार हो गया, ये हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। इधर हम कुंथुगुड़ी गांव के पास डॉक्टर गौतम और उसकी वाइफ नेहा को देखते हैं, जो अपनी बेटी माया के साथ कार में होते हैं। वो तीनों अपने शहर नागपत्तनम से दूसरे शहर चेन्नई जा रहे होते हैं, पर रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी नेहा अपने पति गौतम से कहती है कि ऑनलाइन एक रास्ता शो कर रहा है जो जंगलों से होकर सीधा हाईवे की ओर जाता है। उन्हें अगर जल्दी पहुंचना है तो उस रास्ते से जाना चाहिए। ये सुनकर अब गौतम भी उसी रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हम नमलिया गांव में पांडियन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो उस गांव में एक बार चलाता है। वहाँ पांडियन से मिलने उसके 2 दोस्त शक्ति और करुणगम आते हैं। वो तीनों फिर आपस में बात करने लगते हैं। तभी हमें फिर डॉक्टर गौतम को दिखाया जाता है,
जो अपनी फैमिली के साथ कटियाल गांव के रास्ते पर पहुंच जाता है। जब वो कटियाल गांव के अंदर दाखिल होता है तो अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। जब गौतम बाहर जाकर टायर को चेक करता है तो उसे उसमें कील मिलती है, मतलब किसी ने उन्हें यहाँ जानबूझकर फंसाया है। गौतम अपनी वाइफ नेहा से कहता है कि वो आगे जाकर किसी आदमी को ढूंढ कर लाएगा जो उसकी मदद कर सके, पर तब तक उसकी बेटी और उसकी पत्नी अंदर गाड़ी में ही बैठे रहें। इधर हम इरफान और उसकी टीम को देखते हैं जो कटियाल गांव पहुंचने ही वाले थे, पर जगन वहां जाने से बहुत डरा हुआ था। उधर हम पांडियन और उसके दोनों दोस्तों को बात करता हुआ देखते हैं। तभी वहां गौतम आता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत देर से मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा हूं, मेरी कार पीछे ही खराब हो गई है। पांडियन उससे पूछता है कि आपकी कार कहाँ खराब हुई। इस पर गौतम याद करके उन तीनों को बताता है कि वहाँ पर कटियाल गाँव का बोर्ड लगा हुआ था। कटियाल का नाम सुनकर वो तीनों और उस बार में बैठे सभी लोग अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी गौतम से आकर कहता है कि अपनी बीवी और बच्चों को बचाओ, तुमने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब गौतम इसके बारे में उन तीनों से पूछता है तो पांडियन उसे बताता है कि वो गांव बहुत सालों से बंजर है। उस गांव में कई सालों से कोई नहीं गया, वहाँ खून पीने वाले भूतों का राज है। और ऐसा कहकर पांडियन और उसके दोनों दोस्त गौतम के साथ चलने से साफ इनकार कर देते हैं। पर गौतम एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसे पांडियन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो फिर पांडियन से कहता है कि क्या आप लोगों ने कभी उन भूतों को देखा है। इस पर पांडियन कहता है कि नहीं, हमने उन भूतों को कभी नहीं देखा, पर वहाँ जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया। फिर शक्ति पांडियन से कहता है कि हम में से कोई गौतम की मदद नहीं करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कटियाल गांव जाकर अपने आप को मुसीबत में डालें। इस बात को सुनकर गौतम वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पांडियन और उसके दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गौतम नहीं रुकता और शक्ति पांडियन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तक गौतम के बच्चे और बीवी जिंदा होंगे। हम फिर उसी कार को देखते हैं। उस कार के पास वही राक्षस आते हैं जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। उनकी प्रेजेंस देखकर नेहा का कुत्ता जो उस गाड़ी में मौजूद था वो जोर जोर से भौंकने लगता है। नेहा को लगता है कि उसे टॉयलेट आ रही है, इसीलिए वो नीचे उतरकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही उसका कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। नेहा अपने कुत्ते का पीछा करने लगती है और इसी दरमियान उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो जंगल के अंदर चली जाती है। इधर कार के अंदर बैठी माया के सामने भी एक राक्षस आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो छोटी सी बच्ची बहुत डर जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 2 हफ्ते पहले कुछ साइंटिस्ट्स को देखते हैं जिनको प्रकाश ने भेजा था। वो कटियाल गांव के जंगल के अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत बड़े बड़े ग्लोइंग पेड़ देखने को मिलते हैं। इस तरीके के पेड़ उन लोगों ने आज तक नहीं देखे थे। साइंटिस्ट की टीम उन पेड़ों के ऊपर लगी चिपचिपी चीज का सैंपल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक पेड़ दिखता है जिस पर खून जैसा कुछ लाल लाल सा लगा हुआ था और उसकी जड़ें बिल्कुल इंसानी शरीर के जैसी लग रही थी और उस पेड़ के बीच हार्ट जैसा भी कुछ था जो धड़क रहा था। यहाँ से हमें पता चलता है कि सच में उस जगह कुछ तो अजीब है। तभी वहाँ अचानक से हलचल चालू होती है और उसकी मशीन में रेडिएशन के लेवल्स काफी हाई चले जाते हैं। तभी वहाँ राक्षस आते हैं और उस साइंटिस्ट की टीम का काम तमाम कर देते हैं। जब प्रकाश को ये बात पता चलती है तो वो शॉक्ड नहीं होता और इस तरह यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रकाश वहाँ बहुत पहले से कई साइंटिस्ट को भेज चुका है और उसे इस जगह के बारे में सब पता है। फिर हमें प्रेजेंट में प्रकाश को दिखाया जाता है जो अपनी कार के पास जा रहा होता है, पर रास्ते में बारिश होने की वजह से वो मिट्टी में फिसलकर गिर जाता है और उसी दरमियान कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर सीन यहाँ से कट होकर 3 हफ्ते पहले सिंगापुर में जाकर शिफ्ट होता है, जहाँ हम प्रकाश को देखते हैं जो बहुत परेशान था क्योंकि उसके डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो अब अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। प्रकाश ने दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी बॉडी पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करवाए, बहुत से ड्रग्स लिए, पर सब कुछ विफल रहा। जब वो इन बातों को सोच ही रहा होता है तभी उसके पास जगन आता है जो उससे कहता है कि आपके पापा को आपसे मिलना है, उन्हें आपसे बहुत जरूरी काम है। इधर हम फरहान साइंटिस्ट और उसकी टीम को देखते हैं जो कटियाल के जंगलों में पहुंच चुकी थी। जब वो सब आगे बढ़ रहे थे तभी जगन के पास प्रकाश का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वो सब वहाँ पर बिल्कुल भी रेस्ट ना लें
और जल्दी से जल्दी सैंपल्स लेकर वापस आ जाएं। पर जगन उससे कहता है कि टीम की प्रोडक्टिविटी के लिए उनको रेस्ट करना जरूरी है। इस पर प्रकाश जगन को वापस से धमकी देता है कि वो उसकी वाइफ को सब सच बता देगा, जिसके चलते फिर से जगन को प्रकाश की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद प्रकाश टीम को सख्त हिदायत देता है कि वो रास्ते में कहीं ना रुकें और अपने काम को जल्दी से जल्दी अंजाम दें। फरहान और उसकी टीम को सिर्फ यही बताया गया था कि उन्हें साइंटिस्ट के साथ जाना है और उनके द्वारा लाए गए सैंपल्स को वापस सुरक्षित लेकर आना है। इसके अलावा उन्हें कटियाल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था कि वो गांव कैसा है, वहाँ क्या होता है और सैंपल किस चीज का है। मतलब जो लोग उस जंगल के अंदर जा रहे थे उन्हीं को सच्चाई नहीं बताई गई थी। प्रकाश ने पहले भी कुछ साइंटिस्ट भेजे थे जिनको उन राक्षसों ने मार दिया था, इसलिए इस बार प्रकाश ने साइंटिस्ट के साथ फरहान और उसकी टीम को भेजा था ताकि वो सैंपल्स को सेफली वापस ला पाएं। फिर हम गौतम को देखते हैं, जहां लास्ट सीन में हमने देखा था कि गौतम के पास कोई तो आया है। उसके पास असल में पांडियन, करुणगम और शक्ति आए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गौतम कटियाल गांव में अकेला जाए। फिर वो चारों ट्रैक्टर लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में गौतम उसे कटियाल गांव के बारे में पूछता है। तब करुणगम उसे कटियाल की कहानी सुनाता है, जिसके साथ ही सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां हमें 1989 का कटियाल गांव दिखाया जाता है। वो गांव भी कभी सभी गांवों की तरह खुशहाल हुआ करता था। करुणगम अपनी पत्नी और अपनी बहन कोडी के साथ कटियाल में मजदूरी का काम किया करता था। करुणगम का बेटा वहीं आसपास खेला करता था, पर करुणगम अपने बेटे सेतु को डॉक्टर बनाना चाहता था। ये वही सेतु था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर हम गांव के जमींदार साईंराज को देखते हैं, जो अपने गांव की जमीन का सारा काम अपने भाई पौनराज को सौंपता है। पौनराज एक बहुत बुरी सोच का घटिया आदमी था। वो साइट पर आते ही सबसे पहले सेतु को खेलता हुआ देखता और उसे गाली देने लगता, पर करुणगम जब उसे ऐसा करने से रोकता है तो करुणगम और पौनराज के बीच झगड़ा हो जाता है और इसी बीच पौनराज करुणगम को बंदूक के पट्टे से मार मार कर बेहोश कर देता है और फिर करुणगम की बहन कोडी के कपड़े फाड़ने लगता है। यहाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए कोडी वहीं पर अपनी जान दे देती है। सीन चेंज होता है और हम करुणगम को देखते हैं, जो अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और उससे वादा करता है कि बहन, जिसने भी तुझे मरने पर मजबूर किया, मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। अपने अंदर आक्रोश की आग लेकर करुणगम शमशान से सीधा पौनराज के पास पहुंचता है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देता है और उसको मारने लगता है। तभी वहां पर साईंराज आ जाता है और वो करुणगम पर बंदूक तानकर चलाने ही वाला था कि तभी वहां पर साईंराज का बेटा शक्ति आ जाता है, जो करुणगम का बचपन का अच्छा दोस्त था। वो अपने पापा को रोकता है, पर गोली तब तक चल चुकी थी और वो किसी गांव वाले व्यक्ति को जाकर लग जाती है। जैसे तैसे शक्ति सब मैटर सॉल्व करता है और करुणगम के साथ आए लोगों को वापस भेज देता है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है और हम गौतम और बाकी लोगों को देखते हैं। वो उस जगह पहुंच चुके थे जहां गौतम ने कार रोकी थी, पर जब गौतम को वहां कुछ नहीं दिखता तो वो बहुत हैरान हो जाता है। जब गौतम आसपास खोजता है तो उसे अपनी बीवी की किताब मिलती है, जिसे वो अक्सर पढ़ा करती थी। इस चीज को देखकर करुणगम कहता है कि शायद वो राक्षस कार को खींचकर कटियाल के अंदर ले गए होंगे। तभी हम गांव के अंदर एक राक्षस को देखते हैं, जो उस कार को एक हाथ से खींचकर ले जा रहा था। ये चीज दिखाती है कि ये राक्षस कितने खतरनाक हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम फरहान, उसकी टीम, जगन और उन साइंटिस्ट को देखते हैं, जो उसी जंगल में पहुंच चुके थे जहां हमने पहले उन साइंटिस्ट को देखा था। ये साइंटिस्ट भी उन पेड़ों का सैंपल लेने लगते हैं। फरहान जब वहां पर देखता है तो उसे वहां पर प्रकाश की कंपनी एक्सोजोनिस मेडिकल की टूटी हुई टेस्ट ट्यूब दिखाई देती है और उसे एक कटा हुआ सर भी मिलता है, जो उस साइंटिस्ट की टीम में से किसी एक का ही था जो यहाँ पहले आए थे। ये देखकर फरहान जगन से पूछता है कि यहाँ पहले भी कोई टीम आई थी, पर जगन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। जगन के जवाब ना देने और उस कटे हुए सर को देखकर फरहान को अंदाजा हो गया था कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सीन फिर 3 हफ्ते पहले सिंगापुर में जाकर शिफ्ट होता है, जहां हम प्रकाश को देखते हैं, जो अपने पापा से बात कर रहा था। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रकाश अपने पिता से बहुत नफरत करता है। वो अपने पापा से कहता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया है कि वो अब कभी भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि अब उस पर स्पाइनल कॉर्ड थेरेपी ने भी काम करना बंद कर दिया है और अब उसकी बॉडी की सारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि ये सब प्रकाश के साथ उसके पापा की वजह से ही हुआ था, क्योंकि जब वो 8 साल का था तो उसके पापा ने उसे एक इंजेक्शन दिया था,
जिसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स चालू हुई। प्रकाश के पापा उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। फिर वो प्रकाश को अपनी एक फाइल देते हैं और अपनी कहानी बताने लगते हैं। कहानी यहाँ से थोड़ा पीछे 1989 में सिंगापुर में जाती है, जहाँ हम प्रकाश के फादर को देखते हैं, जो खुद एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1989 से 1991 तक बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे रिसर्च किए, जिससे कि वो प्रकाश को ठीक कर पाए, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर उन्हें एक केमिकल का नाम पता चला जो था लेटानाइट, और ये कटियाल गांव में ही मिलता है, और इसी के द्वारा प्रकाश को कटियाल गांव के बारे में पता चला। प्रकाश को अब एक केमिकल चाहिए था जो सिर्फ कटियाल गांव में मिल सकता है, इसीलिए वो वहाँ पर हर बार टीम भेजता है। पर कटियाल गांव वीरान क्यों हुआ, इसकी कहानी हमें आगे पता चलेगी। सीन प्रेजेंट में आता है और हम गौतम और उन तीनों लोगों को देखते हैं जो कटियाल गांव के अंदर आ चुके थे। ये गांव अंदर से बिल्कुल खाली था। करुणगम फिर उस गांव के बारे में बताने लगता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर 1991 के कटियाल में शिफ्ट होता है, जब इस गांव में लोग अच्छे से रहा करते थे। पर यहाँ के जमींदार सारी जमीनें पैसों के लिए एक्सोजोनिस कंपनी के मालिक यानी कि प्रकाश के पिता को बेच देते हैं, जिनका मैनेजर जगन सभी गांव वालों को वहां से हटा देता है। इस बात से गुस्सा होकर सभी गांव वाले जमींदार के घर पहुंचते हैं, पर जमींदार उन लोगों से कहता है कि ये जमीन उसकी ही थी, इसीलिए उसने बेच दी, और वो वैसे भी उन लोगों को पसंद नहीं करता। इस बात से शक्ति अपने पापा मतलब जमींदार के खिलाफ हो जाता है और गांव वालों के साथ मिल जाता है। वो अपने पिता साईंराज से कहता है कि वो सभी गांव वालों को अपनी मलई गांव वाली जमीन पर रखेगा। ये सुनकर जमींदार साईंराज अपने बेटे शक्ति से तुरंत नाता तोड़ लेता है। तभी उसी दरमियान शक्ति की माँ पर माता आ जाती है और वो साईंराज को बद्दुआ देकर बेहोश हो जाती है। फिर हम नेहा को देखते हैं, जिसे कहीं पर बांध कर रखा गया था। साथ ही वहाँ हम माया को भी देखते हैं, जिसे एक केज में रखा गया था, जिसके पास एक राक्षस आता है, जिसको देखकर नेहा डर जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। अब वो राक्षस कैसे और क्यों है, ये हमें सीरीज के थ्रिल के साथ ही पता चलेगा। इधर हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं, जहां साइंटिस्ट उस कटे हुए सिर को एग्जामिन करते हैं और उन्हें पता लगता है कि इस सर को 2 या 3 दिन पहले धड़ से उखाड़ा गया था। पर साइंटिस्ट की टीम तो यहाँ पर 2 या 3 हफ्ते पहले ही आई थी और यहाँ उसके ऊपर चिपचिपा जेल भी लगा हुआ है, जो उसे डिकम्पोज होने से रोक रहा है। फिर वो सब लोग आगे जाते हैं, जहाँ उन्हें अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं। बहुत सारी बॉडीज पेड़ से लटकी हुई मिलती हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं और हूटिंग करने लगते हैं। उसी दरमियान फरहान की टीम के एक मेंबर लकी को एक राक्षस पेड़ के ऊपर ले जाता है और उसका सर खाकर उसे नीचे फेंक देता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी फरहान उन राक्षसों पर गोली चला देता है, जिसकी आवाज से वो भाग जाते हैं। उसके बाद फरहान और उसकी टीम अपने साथी लकी को इज्जत से दफना देते हैं। जिसके बाद फरहान जगन से पूछता है कि ये सब कौन थे जिन्होंने हम पर हमला किया, पर जगन अभी भी उनको सच नहीं बताता। उसी दरमियान हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो उस अजीब से ऑर्गन वाले पेड़ के पास खड़ा होकर अपने साथियों को उसके बारे में बता रहा होता है। इधर फरहान अपने सभी टीम मेंबर्स से कहता है कि हमें यहाँ पर हर कदम संभाल कर रखना होगा और चाहे जो हो जाए हमें एक साथ ही रहना है। उधर हम गौतम, पांडियन और उसके दोनों दोस्तों को देखते हैं, जो गांव में घूमकर नेहा और गौतम की बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते वो शक्ति के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पेड़ पर लोगों की हड्डियां टंगी हुई दिखाई देती हैं। इसी दरमियान वहां वो राक्षस आते हैं और उन सब पर हमला कर देते हैं। तो पांडियन उन राक्षसों को अपनी बंदूक से मार देता है। तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, जो अपने कुत्तों को गौतम और उन लोगों पर छोड़ देता है। गौतम और वो तीनों लोग उन खूंखार कुत्तों से बचने के लिए एक गड्ढे में कूद जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम उन चारों को देखते हैं जो गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गए थे। जब उन चारों को होश आता है तो वो देखते हैं कि ऊंचाई से गिरने के कारण पांडियन के पैर में चोट आ गई है। गौतम उससे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, पर मेरे पास मेरी मेडिकल किट नहीं है। अगर वो मेरे पास होती तो मैं तुम्हें ठीक कर देता। पर पांडियन दर्द से बचने के लिए अपने जेब से विस्की निकालता है और पी जाता है। गौतम ये सब देखकर उन तीनों से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि मेरी वजह से आप तीनों भी यहाँ पर फंस गए हैं। पर वो तीनों कहते हैं कि शायद यही हमारी डेस्टिनी हो। फिर वो चारों उस गड्ढे में बने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक बंद पड़ी माइन साइट मिलती है। करुणगम गौतम को बताता है कि 2004 के आसपास गांव में बाढ़ आई थी,
तब यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। जमीन बंजर पड़ गई और गांव के सभी लोग मारे गए, जिसमें शक्ति के माँ बाप और उसकी फैमिली भी शामिल थी। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे अपनी बेटी माया का हेयर क्लिप मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी यहीं कहीं आसपास होंगी। और वो आगे बढ़ने लगता है। आगे उसे अपनी कार मिलती है, जिससे वो चारों समझ जाते हैं कि यहाँ पहले भी कोई आया था। इधर हम नेहा को देखते हैं, जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके पास में ही उसकी बेटी माया भी थी, जो एक केज में बंद थी और वो बहुत रो रही थी। तभी उसके पास एक राक्षस आता है और वो माया से कहता है कि वो रोए नहीं, वरना वो आ जाएगा। फिर राक्षस माया को उसकी डॉल दे देता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो राक्षस इंसानी भाषा भी बोल सकते हैं। उधर हम गौतम को देखते हैं, जो ये सब देखकर बहुत परेशान था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर शक्ति कहता है कि ये तो हमारी देवी की प्रेयर है, और वो चारों उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद वो एक जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक राक्षस देवी की पूजा करते हुए दिखाई देता है और उसने एक लड़की को बांध के रखा हुआ था, जिसकी वो बलि देने वाला था। पर गौतम उसे पीछे से धक्का देकर उस लड़की को बचा लेता है। अब हमें उस राक्षस को दिखाया जाता है, जिसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े फोड़े थे। वो राक्षस शक्ति से कहता है कि तू गद्दार है, और शक्ति उसकी आवाज से उसे पहचान लेता है कि वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि शक्ति का बाप साईंराज है, जिसको शक्ति ने मरा हुआ मान लिया था। अपने बाप को ऐसी हालत में देखकर शक्ति बहुत शॉक्ड हो जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सब राक्षस असल में इंसान ही थे। गौतम साईंराज से पूछता है कि तुम लोग बचे कैसे, जिस पर साईंराज कहता है कि देवी ने ही हमें बचाया है। जिसके बाद साईंराज करुणगम को अपने हाथों के बल उठा लेता है और उसका गला घोटने लगता है। साईंराज बहुत ताकतवर था, इसलिए गौतम आसपास कुछ ढूंढता है और उसे वहाँ एक भारी भरकम चीज मिलती है, जिसको उठाकर वो साईंराज के सर पर मार देता है, जिससे वो करुणगम को छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। गौतम फिर उससे पूछता है कि नेहा और उसकी बेटी माया कहाँ हैं। इस पर साईंराज कहता है कि अब वो देवी का परिवार है, तुम लोग उनके पास नहीं जा सकते। और साईंराज अपने बेटे शक्ति से कहता है कि तू मेरा खून हो ही नहीं सकता, मेरा असली बेटा जल्दी ही देवी की कृपा से यहाँ आएगा। फिर वो चारों साईंराज को और टॉर्चर करते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी उसे देवी की आवाज आती है, जो उससे कहती है कि वो इन लोगों से ना डरे, उसके लोग उसकी हेल्प के लिए यहाँ आ रहे हैं। तभी वहाँ साईंराज के साथी आ जाते हैं और साईंराज उन चारों को पकड़कर रस्सी से वहीं लटका देता है। इसके बाद यहाँ वही राक्षस आता है जिसने माया को खिलौना दिया था। वो कहता है कि उस बच्ची को पानी चाहिए और उसके कंधे पर गौतम की मेडिकल किट भी लटकी हुई थी। यहाँ गौतम उस राक्षस से पूछता है कि उसकी बेटी माया और नेहा कहाँ हैं, जिस पर साईंराज कहता है कि वो उसे सब कुछ बता देगा, पर पहले वो उसे पेन किलर दे दे। अब यहाँ पेन किलर निकालने के बहाने गौतम अपनी किट में से एक सर्जिकल ब्लेड भी निकाल लेता है। साईंराज फिर अपने लोगों से कहता है कि वो उस लड़की को वहाँ से ले जाए जिसे उसने बलि देने के लिए चुना था, और वो इन चारों को सच सच बताने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम प्रकाश के पिता को देखते हैं, जो प्रकाश को कटियाल की कहानी सुनाते हैं कि आखिर में ये तबाही कैसे हुई। सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि 1991 में प्रकाश के पिता ने साईंराज से वो जमीन खरीदी थी और 1996 में प्रकाश के पिता वहीं अपने द्वारा बनाई हुई साइंस लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। वो एक डेडली कंपाउंड था जिस पर प्रकाश के पिता रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते उन्हें बहुत साल बीत जाते हैं और उनके मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। वो अपने उस कंपाउंड को बहुत से जानवरों पर टेस्ट कर चुके थे और उसके अंदर से जो वेस्ट निकलता था उसकी वजह से उस गांव की हवा, पानी और जमीन पॉल्यूट होने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीते और कटियाल गांव पूरी तरह से बंजर होने लगा। वहाँ के सारे जानवर मरने लगे। कटियाल गांव की औरतें मरे हुए बच्चों को जन्म देने लगी। गायों के थन से दूध आना बंद हो गया। मतलब एक तरीके से प्रकाश के पापा ने उस गांव की धरती को नरक बना दिया था। उस लैब का जहर हर जगह फैलने के बाद वहाँ के लोगों ने इसका विरोध भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ और वो फोड़े उस हार्मली कंपाउंड के वेस्ट की वजह से पड़े थे। इसके बाद अब प्रकाश के पिता को ये रियलाइज होता है कि अपने बेटे के लिए उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खराब कर दी। अब सीन 2004 में आता है, जहां सभी गांव वाले साईंराज से कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा पाएंगे। ये जमीन, यहाँ की देवी सब उनका है। और साईंराज की बीवी वहाँ खड़े एक आदमी का सर काट देती है, जिससे सबको उसकी बात माननी पड़ती है। फिर ये सभी गांव वाले माइंस के रास्ते होकर फैक्ट्री को तबाह करने जाने लगते हैं। तभी प्रकाश के पिता को पता चलता है कि उस जगह सुनामी आने वाली है और वो सब कुछ वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ बहुत तेज सुनामी आती है जो पूरे गांव को तबाह कर देती है। पर साईंराज और वो लोग उस माइन के अंदर थे,
इसलिए वो बच जाते हैं और बचते बचते वो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां प्रकाश का पिता एक्सपेरिमेंट किया करता था। पर सुनामी का पानी माइंस में आने की वजह से सुभद्रा उसी माइन में रहती है और सबको अंदर उस रूम में छोड़कर खुद बाहर से दरवाजा बंद कर लेती है और मारी जाती है। अब वो लोग कई महीनों तक उसी लैब के अंदर बंद रहे जहां जान बचाने के लिए उन्होंने चूहों को खाया और प्यास बुझाने के लिए उस केमिकल वाले पानी को पिया। उसी दरमियान साईंराज को अपनी पत्नी के इल्यूजन्स आने लगे थे। वो उससे कहती थी कि उन्हें यहाँ अपनी एक आर्मी बनानी चाहिए और जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अब सुनामी शांत होती है तो साईंराज वो दरवाजा खोलता है और एक आदमी को बाहर धूप में भेजता है, पर वो आदमी तेज धूप में जलकर मर जाता है। ऐसा इसीलिए हुआ था कि उस डेडली कंपाउंड का असर उन सब लोगों के खून और पूरी बॉडी पर हो गया था, जिससे वो इंसानी रूपी राक्षस बन चुके थे। दोस्तों, तो अब आपको समझ आया होगा कि जिस आदमी को हमने शुरुआत में देखा था, जिसके चेहरे पर फोड़े थे, वो कौन था, और वो आदमी जो छुपकर उस वक्त देख रहे थे वो कौन थे, और उन सब लोगों ने सेतु पर हमला क्यों किया। ये सभी लोग कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसान ही थे जो उस केमिकल की वजह से इवॉल्व होकर राक्षस बन चुके थे। और इन सब लोगों ने सुभद्रा को अपनी देवी मान लिया था। मतलब ये जिस देवी की पूजा करते हैं वो सुभद्रा ही है। इस पर गौतम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। इस पर साईंराज कहता है कि नहीं, उसे सुभद्रा की आवाज सुनाई देती है। फिर साईंराज किसी आदमी को आवाज देता है और हम एक भारी भरकम आदमी को उस ओर आता हुआ देखते हैं। इधर प्रकाश का फादर उससे कहता है कि वो कंपनी उसका पाप है और वो इसे खत्म कर देगा। पर प्रकाश कहता है कि ये कंपनी मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर सकती है, इसीलिए वो उसे कभी खत्म नहीं होने देगा। और इतना कहने के बाद वो अपने ही बाप की ऑक्सीजन निकालकर उन्हें जान से मार देता है। इधर हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं जो उस लैब तक पहुंच चुके थे जहां उन्हें गॉड्स की मूर्ति दिखती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम साईंराज के बेटे टीएन को देखते हैं जो बहुत विशाल और बहुत पावरफुल राक्षस है। साईंराज टीएन को ऑर्डर देता है कि वो शक्ति को जान से मार दे, पर शक्ति को बचाने के लिए पीटर टीएन को गुस्सा दिलाने लगता है और गुस्से में टीएन पीटर को मार देता है और उसे ले जाकर अपनी सेना के छोटे छोटे बच्चों को बांट देता है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि जब उनकी औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी तो ये टीएन और वो छोटे छोटे बच्चे किसके थे। हम फिर साईंराज को देखते हैं जो बेहोश हो जाता है क्योंकि गौतम ने उसे नींद की गोली दी थी। फिर गौतम शक्ति और करुणगम से कहता है कि मेरी वजह से पीटर मारा गया और मैंने ही आप लोगों को यहाँ फंसाया। पर शक्ति उससे कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया, हम खुद तुम्हारे साथ आए थे, शायद यही हमारी किस्मत थी। गौतम फिर उस सर्जिकल ब्लेड से अपनी उंगली काटने लगता है जिससे कि वो हाथ में बंधी हथकड़ी को खोल सके, पर वो दोनों उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी करुणगम गौतम से वो ब्लेड ले लेता है और चिल्लाकर कहता है कि अब वो इन सब से बदला लेगा क्योंकि इन लोगों ने उसके बेटे सेतु को मार डाला। फिर वो अपनी उंगली काटकर पहले खुद को फ्री करता है और फिर इन दोनों को। उधर जब साईंराज उठता है तो तीनों उसे बंदूक की नोक पर टॉर्चर करते हुए कहते हैं कि वो उन तीनों को नेहा और माया के पास तक लेकर जाए। साईंराज फिर उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है जो साईंराज और उसके लोगों का गुप्त स्थल था। यहाँ साईंराज अपनी इमेजिनेशन वाली सुभद्रा से बात करने लगता है और वो उससे कहती है कि इन लोगों को भी जल्दी से खत्म करो। फिर साईंराज गौतम और शक्ति को अपने बारे में और भी बातें बताता है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां हम देखते हैं कि जब वो लोग राक्षस बने तो वो पास के मलई गांव में गए और वहां गांव के लोगों को खुश देखकर वो उनसे जलने लगे और इन लोगों ने ठान लिया कि वो मलई गांव को बर्बाद करके ही रहेंगे। फिर से हम 2005 का वही सीन देखते हैं जिसे सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया था कि वही बस आ रही होती है जिसमें सेतु और माला थे। उसे गांव की और इन्हीं लोगों ने उस पुल के बीच में पेड़ को रखकर डाइवर्ट किया था और फिर उन्होंने ही बस पर हमला किया था और उन लोगों को मार दिया। पर उन्होंने माला को नहीं मारा था, वो उसे यहाँ ले आए थे और फिर उन्होंने उसके बच्चे को मारकर उसके साथ गलत काम किया और उसके दोनों हाथों पर काटकर उसे सिर्फ एक मशीन बना दिया। वो सारे बच्चे उसी के हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। उसी ने टीएन को भी जन्म दिया है। और यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि माला शक्ति की ही बेटी है, मतलब साईंराज की खुद की पोती। मतलब इन लोगों ने हैवानियत की अति कर दी है। जब वो इंसान थे तब भी हैवान थे और अब इस रूप में आकर तो ये जानवर ही बन चुके हैं। ये सब जानकर शक्ति गुस्से में साईंराज का सर धड़ से अलग कर देता है
फिर वो अपनी बेटी माला के पास जाता है और उसे इस दुख से मुक्त करने के लिए उसकी सांस को रोककर उसे मारने लगता है। गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है, पर करुणगम उससे कहता है कि माला ने बहुत कुछ झेला है, अब उसे सोने दो। और शक्ति भी माला की सांस रोककर उसे इस अत्याचार से मुक्त कर देता है। उधर हम नेहा को देखते हैं, जिसके पास टियन आता है और वो माला की तरह ही उसके साथ भी गलत काम करने की कोशिश करता है। और यहाँ हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने नेहा को भी माला की तरह ही यूज करने के लिए अब तक जिंदा रखा हुआ था। तभी वो छोटा राक्षस वहाँ पर आता है, जो टियन से कहता है कि वो रिचुअल से पहले नेहा के साथ कुछ ना करे। टियन भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं, जो उस लैब के अंदर होते हैं। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट उस मूर्ति को हाथ लगाता है। इस बीच वहाँ वो राक्षस आ जाते हैं, पर फरहान और उसकी टीम उन्हें गोलियों से मारकर भगा देती है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन राक्षस के शरीर पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। उन राक्षसों को भगाने के बाद फरहान जगन से पूछता है कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है। इस बात पर जगन डरते डरते कहता है कि इस चीज की कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी, मैं खुद यहाँ 20 साल बाद आया हूँ। जगन फरहान से कहता है कि उन्हें जल्दी ही सेफ रूम में सैंपल्स लेकर निकलना चाहिए। फिर वो लोग सेफ रूम में पहुंचते हैं और वहाँ भी एक राक्षस होता है, जिसे वो मार देते हैं। इसके बाद फरहान अपने एक साथी को एग्जिट चेक करने के लिए बाहर भेज देता है। तब जगन उससे कहता है कि तुम मिशन बीच में अबॉर्ट करके नहीं जा सकते। इस बात पर फरहान कहता है कि यहाँ अब बात मेरे साथियों की जान की है। जगन फिर से उससे कहता है कि तुम्हें अब और पैसे नहीं मिलेंगे अगर तुमने मिशन अबॉर्ट किया तो, जिस पर फरहान राजी हो जाता है। तभी वहाँ टियन आ जाता है, जो सब लोगों पर हमला करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जगन वहाँ से भाग जाता है। फरहान और उसका साथी हैप्पी टियन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर टियन फरहान को साइड में फेंककर हैप्पी को पकड़कर बीच में से फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर फरहान बहुत दुखी हो जाता है और वो हैप्पी को सलाम करके उसे ट्रिब्यूट देकर जगन को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उधर हम गौतम, शक्ति और करुणगम को देखते हैं, जो माया के पास पहुँच जाते हैं और नेहा और माया को वहाँ से फ्री करवा लेते हैं। और तभी उन्हें लोगों की आवाज आने लगती है, जो उनका पीछा करते हुए वहाँ आ रहे थे। इसी बीच माया उस छोटे राक्षस को देखती है और गौतम से कहती है कि ये अच्छा है, इसने हमारा ख्याल रखा है। इस पर गौतम उस छोटे राक्षस से बाहर जाने का पता पूछता है और वो छोटा राक्षस पता बता देता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट एंड 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि वो छोटा राक्षस गाउट उन दोनों को रास्ता दिखाता है और माया भी उसे अपनी हेयर क्लिप देकर उसे थैंक्स कहती है और वो छोटा राक्षस भी उसे ले लेता है। अब वो सब लोग वहाँ पर लगी सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और मेन फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं। उधर हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं, जो जगन को ढूंढ रहे थे, पर जगन सैंपल्स लेने सेफ तक आ चुका था। तभी वहाँ फरहान आता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि कैसे आदमी हो तुम, तुम्हारी वजह से यहाँ इतने लोगों की जान गई, फिर भी तुम्हें सैंपल्स की पड़ी है। फिर वो जगन सैटेलाइट ऑन करके अपने आदमियों को कॉल करता है और यहाँ बैकअप भेजने के लिए कहता है। फरहान ने अपने आदमियों से कहा था कि वो प्रकाश और उसके एक्सोजोनिस के बारे में जानकारी निकाले। उसका आदमी उसे फोन पर बताता है कि प्रकाश और उसके पापा रियल टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी सारी डिटेल्स मिटा दी गई हैं। इसका मतलब वो बहुत ही इलीगल काम किया करते थे और इस जगन पर तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। ये बचपन में बच्चों के साथ गलत काम किया करता था। इस बात को सुनते ही फरहान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बचपन में उसकी बेटी के साथ भी किसी ने गलत किया था और वो जगन को शूट करके खत्म कर देता है। और प्रकाश के पास शायद जगन का यही राज था, जिसकी वजह से वो जगन को ब्लैकमेल किया करता था। तभी यहाँ पर गौतम और बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो सब आपस में बात करते हैं और सब एकजुट होकर बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। जगन ने जो केमिकल सैंपल्स लिए थे वो जमीन पर गिरकर टूट चुके थे। माया उनको देखने लगती है और उस चक्कर में उसके हाथ में कट लग जाता है। वो सब भागने लगते हैं, पर जब तक सभी राक्षस वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब पर हमला करने लगते हैं और रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। अब फरहान का एक टीम मेंबर उससे कहता है कि वो उन राक्षसों को डाइवर्ट करेगा, जिससे सारे लोग भाग पाएं। पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक राक्षस उसे उठाकर ले जाता है और उसे मार देता है और बाकी राक्षस उसे खा जाते हैं। फिर ये सब आगे आगे बढ़ते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। इन सबको फरहान का टीम मेंबर पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी टियन वहां आता है और उस मेंबर को मार देता है। ये सभी लोग डी ब्लॉक तक जाते हैं, जहां से उन्हें एग्जिट मिल सकती थी। तभी वहां टियन आता है और साइंटिस्ट करुणगम और शक्ति पर हमला करता है, पर पीछे से वहां फरहान, गौतम, माया और नेहा आ जाते हैं। गौतम और फरहान टियन पर हमला करने लगते हैं।
जिसको देखकर टियन उनकी ओर मुड़ जाता है। तभी फरहान एग्जिट ढूंढने जाता है और गौतम टियन को उलझाए रखता है। पर उसी दरमियान एक राक्षस माया को उठाकर ले जाता है, जो बिल्कुल किसी गोरिल्ला की तरह रिएक्ट कर रहा था। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जिन जिन लोगों ने जिन जिन जानवरों को खाया था, उनकी पर्सनैलिटी उनके अंदर आ गई। फिर गौतम माया को छुड़ाता है। उधर हम देखते हैं कि शक्ति और करुणगम टियन से लड़ रहे होते हैं, पर टियन करुणगम का सर कुचल देता है और उसे मार देता है, जिससे शक्ति और गौतम को बहुत गुस्सा आता है और वो टियन से लड़ने लगते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ फरहान आता है, जिसने दीवार पर बॉम्ब लगा दिया था। टियन फरहान को देखते ही उसकी तरफ जाने लगता है, पर गौतम उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसे उस वॉल की तरफ लेकर जाता है, जिससे एक धमाका होता है और टियन वहीं पर बेहोश हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर फरहान, गौतम, नेहा, माया और वो रजत बाहर जाने लगते हैं। पर गौतम फरहान से कहता है कि शक्ति अंदर ही है, जिसको लेने फरहान अंदर जाता है। पर टियन को तब तक होश आ चुका था। वो शक्ति की तरफ बढ़ता है, पर शक्ति हाथ में बंदूक लेकर एक गैस सिलेंडर पर गोली मारता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों मारे जाते हैं। गौतम को इस बात का बहुत दुख था कि वो तीनों में से किसी को नहीं बचा पाया, पर फाइनली वो वहाँ से निकल जाता है और अब सुबह भी हो चुकी थी। उनके हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ पर आ चुके थे। लेकिन तभी हम प्रकाश को यहाँ पर देखते हैं। वो गौतम और बाकी सभी लोगों से कहता है कि उन्होंने यहाँ जो भी सब देखा वो उसे भूल जाएं, और वो गौतम को वहाँ से भेज देता है। जाते जाते हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर एक और टीम भेजी थी, जिसने सारे सैंपल्स और उन बच्चों को बंदी बना लिया था जिन पर अब वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा। कहानी फिर अब 3 महीने आगे जाती है, जहां हम माया को देखते हैं, जिसे उस फैक्ट्री के ही सपने आ रहे थे। वो अचानक नींद से जागती है और गौतम उसको संभालने लगता है। उधर हम प्रकाश को देखते हैं, जो उन सैंपल से निकाले गए एक्सट्रैक्शंस को अपने अंदर इंजेक्ट करने लगता है। साइंटिस्ट उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि इसका एनिमल टेस्टिंग अभी बाकी है, पर प्रकाश नहीं मानता और उसको अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। थोड़े बहुत चेंजेस के बाद वो बेहोश हो जाता है और उसे ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। इधर हम गौतम को देखते हैं, जिसके पास फरहान का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि उसकी फैमिली और माया खतरे में है। फिर हम माया को देखते हैं, जिस पर डॉग उस पर थोड़े से पंजे मार देता है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर माया को उस केमिकल बोतल से एक कट लगा था, जिससे उसके अंदर थोड़ा सा केमिकल चला गया था, और डॉग ने उसे जो पंजा मारा था वो अपने आप ही हील हो जाता है, यानी उसके अंदर हीलिंग फैक्टर आ गया था। या हो सकता है कि वो भी आगे जाकर एक राक्षस बने। और इसी उधेड़बुन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये सीरीज थोड़ी हटकर जरूर थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी तगड़ा लगा मुझे। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।